हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस नए क्लास में देखने वाले हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। और बच्चे सबको मानना है कि ये जो चैप्टर है त्रिभुज बहुत ही कठिन है, जल्द समझ में नहीं आता है, बहुत ही हार्ड है। लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ठीक है, कितना सहज तरीका से आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा, मजा आ जाएगा। आज इस क्लास में मजा आने वाला है और बिल्कुल मजा ही मजा रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको रिवीजन करते रहना है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही मजा आएगा। तो चलिए क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे लोग सर्वांग सम। क्या पढ़े थे? सर्वांग सम। क्या पढ़े थे बाबू? तो सर्वांग सम पढ़े थे। इसमें पढ़ना है 10वां क्लास में समरूप। क्या पढ़ना है? समरूप। तो सर्वांग सम को भी इसमें हम डिफाइन करेंगे। सर्वांग सम और समरूप में हम अंतर बताएंगे कि इसमें अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्वांग सम। क्या जानेंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम। और इसी में दूसरा आएगा हम लोगों को समरूप। क्या आएगा? तो समरूप। क्या मिलेगा बाबू? तो समरूप मिलेगा। ठीक है, देखिएगा इस क्लास में आज कितना मजा आने वाला है। ये हो गया सर्वांगसम। किसको बोला जाता है वो जानना है हम लोग को। ठीक है, चलिए सर्वांगसम में क्या होता है? पहला कि सेम शेप होता है। शेप जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, और इसमें जो साइज होता है वो भी सेम होता है। क्या होता है? सेम साइज होता है। अब बताएंगे आप लोगों को शेप और साइज क्या है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा दोनों हाथ है। मान लीजिएगा कि वो तो है, ये है, दोनों हाथ है। इसमें 5 उंगलियां, इसमें भी 5 उंगलियां गया। अगर इसको हम इस पे रखें तो पूर्ण रूप से एक दूसरे को क्या करेगा? ढक लेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? ढक लिया। ठीक है, तो ये सेम साइज भी हुआ और सेम क्या हुआ? शेप भी हुआ। इसका शेप भी उसी तरह से, जिस तरह से इसमें 5 उंगली 5 उंगली, दोनों में 5 5 उंगलियां है, और इसको एक दूसरे पे रख रहे हैं तो ढक ले रहा है। तो ये क्या हो गया? ये सर्वांगसम में आएगा कि इसमें सेम शेप भी है और सेम साइज भी है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग समरूप में आएंगे, समरूप में, तो इसमें क्या आएगा? सेम शेप रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा? सेम शेप रहेगा, लेकिन साइज जो है वो मैटर नहीं करता। साइज डज नॉट मैटर। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए कि ये मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं। एक छोटे बच्चे को रख लिए, उसके भी हाथ की उंगलियां 5 है, उसके हाथ में भी कितनी उंगलियां है? तो 5 उंगलियां है। मान लीजिए कि इसको देखिएगा तो ये भी 5 उंगली, ये भी 5 उंगली, यानी इसका जो शेप है वो सेम है। शेप है वो क्या है? सेम है। लेकिन साइज देखिएगा तो उस बच्चे के हाथ की उंगलियां जो है मेरे हाथ पे रखिएगा। जैसे हाथ पे रखिएगा तो इस दोनों का अगर इसको बराबर आप करते हैं तो उसकी उंगली हो सकता है यहाँ यहाँ तक आए, छोटा पड़े, और हाथ का जो ये तर्जनी है इतना ही में रह जाए। तब ये क्या होगा? ये समरूप होगा। उसी को बोलेंगे साइज डज नॉट मैटर। इसमें साइज का कोई मैटर नहीं रहता है। शेप रहेगा वो क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, यही हम लोग देखेंगे इधर। ठीक है ना, तो देखिए ये भी एक त्रिभुज हो गया
और एक ये भी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है। अब एक चीज इसमें आप लोग देखिएगा कि जो इसका शेप है वो समान है। पहला शेप है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। समरूप में देखिएगा तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इसका जो साइज है वो सेम है, लेकिन इसका जो साइज है वो सेम नहीं है। एक छोटा है, एक क्या है, तो बड़ा है। ठीक है। सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है इस तरीका से। ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ए बी सी हो गया। और ये कौन सा त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया डी ई और एफ। ये बात समझ में आया। अब जो त्रिभुज सर्वांगसम होता है उसका सम्मुख कोण भी क्या होता है, तो बराबर होता है। यानी एंगल जो ए होगा वो क्या होगा, एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जो एंगल बी होगा वो एंगल क्या हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल जो बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आया। और फिर जो एंगल सी है, एंगल सी है वो एंगल किसके हो जाएगा, एंगल एफ के हो जाएगा। यानी कोण सी कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी त्रिभुज को हम लोग पलटे, पहले इसको आगे जान लें। और इसी में जो सम्मुख भुजा होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। किस में, सर्वांगसम में। जैसे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी जो भुजा है उस किसके बराबर हो जाएगा, तो डी ई के। किसके बराबर होगा, तो डी ई के होगा। दूसरा बी सी जो भुजा है वो ई एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा भुजा जो ए सी है वो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी त्रिभुज को अगर हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए बी सी, और इसी को हम इस प्रकार से करके बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डी ई एफ, डी ई एफ, तब भी ये क्या है, तो तब भी ये सर्वांगसम है। क्योंकि ये जो डी है ए के इक्वल हो गया, बी है ई के इक्वल हो गया, और एफ है वो सी के इक्वल हो गया। ये नहीं है कि इसको इस त्रिभुज को हम घुमा देंगे तो अलग हो जाएगा, नहीं। अगर उसका शेप सेम है, साइज सेम है, तो एकदम इक्वल है। जैसे मानिए ये मेरा हाथ है, इसको इस तरह से कर दिए और इस हाथ अंगुली को इस तरह से कर दिए, क्या ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, एकदम है। क्योंकि इसको अगर मोड़ कर और फिर इस पे रखेंगे तो एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये बात समझ में आया। तो सर्वांगसम में क्या होता है, जो जो दो वस्तुएं रहते हैं उसका शेप भी इक्वल होता है और साइज भी क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। ठीक है। इस सर्वांगसम का संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं सर्वांगसम को। सर्वांगसम में क्या होता है, समूह कोण बराबर होता है एक दूसरे का। कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होता है। और दूसरा जो ए और बी जो समूह भुजा है वो कोण डी ई के बराबर होगा, जो बी सी होगा वो ई एफ के बराबर होगा, और जो ए सी होगा वो डी एफ के बराबर होगा। ये बात समझ में आया। अब चलिए आते हैं हम लोग समरूप में। समरूप का चिन्ह इस तरह से रहता है। कैसे रहता है, तो जिस तरह से अभी हम लिखे हैं इस प्रकार से समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है। इसका हम लोग नाम देते हैं लोग पी क्यू आर। ठीक है। और इसका हम लोग नाम दे दे लोग डी ई एफ। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, एंगल तो बराबर होता है। एंगल क्या होगा, एंगल बराबर होगा। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे का उंगली है, ये मेरा हाथ है, छोटे बच्चे का हाथ है, क्या इस पे रखेंगे तो उसी के आकार का ना बनेगा, बस उसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी इसका जो एंगल होगा वो बराबर रहेगा। यानी एंगल जो P है वो किसके बराबर होगा, तो एंगल D के बराबर होगा। ठीक है ना। और एंगल Q होगा, एंगल जो Q होगा वो एंगल किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। और जो एंगल R होगा वो किसके इक्वल होगा बाबू, तो एंगल F के बराबर होगा। ये बात समझ में आया। यानी ये जब एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी एंगल बराबर, इसमें भी एंगल बराबर। इसमें जो भुजा होता है वो बराबर होता है और इसमें जो भुजा होता है वो क्या होता है, समान अनुपात में होता है। जैसे पी क्यू हो गया, भुजा पी क्यू हो गया, पी क्यू वो समानुपाती होगा किसका, भुजा डी एफ का।
डी एफ का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर बटा ई एफ का, और ये फिर किसके बराबर होगा, पी आर बटा डी एफ के, किसके, पी आर बटा डी एफ के। ये बात समझ में आया। कहने का मतलब कि सर्वांगसम में कोण बराबर होता है, समरूप में भी कोण बराबर होता है, लेकिन सर्वांगसम में जो भुजा होता है वो समान बराबर होता है, लेकिन समरूप में जो होता है वो भुजा समान अनुपात में रहता है। जैसे मानिए ये जो इसका लंबाई है, तो ये मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये तो बड़ा आकार है ना, तो ये मान लीजिए कहीं 4 सेंटीमीटर हो, तब इसको बराबर करेंगे तो 2/4 का आएगा, 1/2, यानी कि इसका कितना गुना है, 1/2 ये है, आधा ये है। इस बड़े त्रिभुज डी ई एफ है, इससे आधा है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर। ये बात समझ में आ गया। अगर ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से चैप्टर 6 चैप्टर है उसमें का प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 6.1 प्रश्नावली में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये बात समझ में आ गया। जैसे इसी में मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिए ये वाला, और फिर ये एक त्रिभुज ले लिए, तो देखिए दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन जब इसमें आए समरूप में, तो एक त्रिभुज ये ले लिए और दूसरा त्रिभुज ये ले लिए, तो ये क्या होगा, ये समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को क्या करना है, तो भरना है। क्या दिया है पहले कि सभी वृत्त होते हैं, इसमें एक दिया है सर्वांगसम और दूसरा दिया है समरूप। तो कहने का मतलब कि जितने भी वृत्त होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो हमने अभी यहीं पे बता रखा है कि देखिए ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, और ये एक दूसरे के वृत्त क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए ये एक वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हुआ, एक ये वृत्त हम बना दिए, ठीक है, ये भी एक वृत्त बना दिया हमने। क्या ये बताइए कि ये तो सभी वृत्त है, शेप क्या है, सेम है। किसका शेप है, तो वृत्त का शेप है। किसका शेप है, तो वृत्त का शेप है। लेकिन क्या ये बताइए कि ये सर्वांगसम है या समरूप है। तो जब सेम साइज होता है, सॉरी सेम शेप होता है, तो और साइज मैटर नहीं करता है, साइज बराबर हो या ना हो, सेम शेप रहेगा, तब वहां पे क्या होगा, समरूप होगा। और जब साइज और शेप दोनों इक्वल होगा तब क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, तो हम आसानी से यहाँ बोल सकते हैं कि समरूप होते हैं। ये बात समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप होते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, समरूप होते हैं। क्या लिखेंगे, समरूप, ठीक है। एक और समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, ये एक हमने वर्ग बना दिया, दूसरा हमने ये वर्ग बनाया, तीसरा हमने ये वर्ग बनाया, क्या अब आप ये बताइए कि क्या यह सर्वांगसम है या समरूप है। तो बोलेंगे ये क्या है, ये एक समरूप है, ठीक है। एंगल तो सबका बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सबका एंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सबका है कि नहीं है। लेकिन इसका जो साइज है वो मैटर नहीं कर रहा है, साइज एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। बात समझ में आया। तो ये क्या होगा, सभी जो वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कह रहा है कि कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को क्या कीजिए, भरिए। सभी समरूप वर्ग होते हैं। तो अभी हमने बताया है कि जितने भी वर्ग होते हैं सब के सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ग है, वर्ग का साइज छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, सब के सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम कोई भी नहीं होता है। अगर बराबर रहेगा तब वहां पे क्या होगा, तो सर्वांगसम होगा।
बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? समरूप लिखेंगे। यहाँ भी क्या होगा? सभी समरूप वर्ग होते हैं। क्या होगा? समरूप। जैसे मैं बताए ही हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज को देखिए समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज को देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को देखिएगा तो ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा, और उतना ही एंगल क्या होगा? यहाँ भी बनेगा। ठीक है? जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा, और वही एंगल यहाँ पर भी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन जो ये भुजा है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस क्या है? समान अनुपात में है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो इससे इसमें भिन्न कराइएगा तो ये इसका क्या है? आधा है, और ये इसका कितना है? 4 गुना है। बात समझ में आया? तो सभी समरूप क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है? कह रहे हैं सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए इसमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है? तो चलिए पहले हम लोग फिगर से इसको देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है? मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है? मानिए चलिए ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या ये बताइए इसमें ये दोनों देखिए भुजा इक्वल है, ये और ये भुजा इक्वल है, इसमें भी ये दोनों भुजा इक्वल है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखिएगा तो देखिए एंगल यहाँ पे अलग हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? एंगल अलग होगा। जबकि समरूप में ये बताया गया है कि एंगल समान होता है, सम्मुख जो कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है, और जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ पे अगर समद्विबाहु ले रहे हैं त्रिभुज और कह रहे हैं समरूप है, तो फिर यहाँ पे एंगल जो है ये बराबर नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। इसलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज को समरूप नहीं कह सकते हैं। ठीक है? लेकिन यही अगर आप इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समबाहु त्रिभुज लेते हैं, देखिए ये एक हो गया क्या? समबाहु त्रिभुज। एक ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है? अब इसमें जब आप देखिएगा तो या इस एंगल में, इस त्रिभुज में भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें भी 60 डिग्री का, और इस समबाहु त्रिभुज, ये तो पता है हम लोगों को कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है? इसमें भी 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। सभी के सभी कोण कितने होंगे? तो 60-60 डिग्री के होंगे। तो ये तो हो गया कि इसमें एंगल क्या है? एक दूसरे के, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या है? बराबर है। और इसका जो भुजा है इसका ये क्या हो जाएगा? समान अनुपात में भी हो जाएगा। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं के समान संख्या वाले, भुजा दिया है, समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। ये तो बात सही है कि दो त्रिभुज दिया रहे और वो समान संख्या है तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण, इसमें दिया है बराबर समानुपाती, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? तो बराबर होगी या समानुपाती होगी। तो हमने पहले ही बता रखा है, या इस त्रिभुज में भी, इस क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि कोण क्या होता है? तो बराबर होता है, और जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी समान अनुपात में होता है। ठीक है? तो उसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा तो कह रहा है यदि उनके संगत कोण, तो संगत कोण क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा संगत कोण बाबू? तो संगत कोण बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। संगत कोण बराबर होगा। और जैसे ही भुजा का बात आए तो वहां पे लिखेंगे संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी, यानी कि समान अनुपात में होंगी। ये बात समझ में आ गया? समानुपाती होंगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो को हम लोगों को एग्जाम्पल देना है और वो भी क्या हो, बिल्कुल भिन्न। पहला बोला है समरूप आकृतियां, ऐसा दो को एग्जाम्पल हम लोगों को देना है कि जो क्या हो जाए, एक समरूप हो जाए। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं लोग, ठीक है। ये देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोगों का हो गया, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, जो कि क्या है, समरूप है। समरूप ये क्या हो गया, एक दूसरे का समरूप हो गया, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। ये फर्स्ट हम लोगों का क्या हुआ, तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसी का बोला है कि दो को भिन्न भिन्न एग्जाम्पल देने के लिए, तो दूसरा देखिए ये क्या है, तो ये समचतुर्भुज है, और ये भी क्या है, तो ये भी समचतुर्भुज बोल सकते हैं या वर्ग बोल सकते हैं। ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के तो समरूप हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। एक छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी इसका जो शेप है वो क्या है, बराबर है, सेम है, लेकिन जो उसका साइज है वो क्या है, छोटा बड़ा है। तो मैटर साइज पे मैटर नहीं करता है, किसमें, समरूप में। आगे बोल रहा है ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी दो को आकृति बताना है जो समरूप नहीं है, यानी समरूप नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हमने एक क्या किया, वृत्त ले लिया, एक क्या किया हमने, वृत्त ले लिया, और दूसरा हमने क्या किया, त्रिभुज ले लिया। तो ये एक दूसरे का क्या हुआ, समरूप नहीं हुआ। तो हम लोगों का ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। ये सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, तो मान लीजिए इस एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, तो एक हो गया क्या, एक हो गया त्रिभुज, और दूसरा इसी में हम चाहें तो वर्ग ले लें। क्या ये बराबर है, समरूप है, तो नहीं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यही बोला है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण बताइए, ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल हो गया कि पहला दिया है समरूप आकृतियां, ऐसा दो बात बताना, दो एग्जाम्पल देना है जो समरूप हो। तो देखिए ये दूसरे को समरूप हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, एक दूसरे का समरूप हो गया। लेकिन फिर दूसरे में बोला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो एक वृत्त ले लिए, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिए, तो क्या ये एक दूसरे के समरूप सर्वांगसम होंगे, नहीं। तो बोला है समरूप नहीं होना चाहिए, तो समरूप नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आकृति समरूप होता है वो क्या होता है, सर्वांगसम भी होता है। अगर किसी बच्चे को ध्यान में होगा कि यहाँ पे वृत्त लिए हैं, तो यहाँ छोटा एक वृत्त नहीं लेते, तो छोटा वृत्त लेते तो फिर तो वही बात हो जाती कि समरूप हो जाता है। यहाँ पे बोला है कि समरूप नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा सर जितना बड़ा वृत्त लिए हैं उतना ही बड़ा एक और वृत्त ले लेते तो सर्वांगसम हो जाता, समरूप तो नहीं होता। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो आकृतियाँ सर्वांगसम होती है वो समरूप होती है, लेकिन जो समरूप होती है वो सर्वांगसम नहीं होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो दोनों एग्जाम्पल आप लोग के सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसमें बताना है कि जो निम्नलिखित ये जो आकृतियाँ दिया गया है, आकृति 6.8, क्या ये एक दूसरे के समरूप है अथवा नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एंगल देखते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन जैसे ही इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है। 90 डिग्री का एंगल है नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो 90 डिग्री का एंगल है ना। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है उसमें नहीं है। लेकिन अब इसमें देखिएगा आप तो कहिएगा 1.5 है, इसका 2 गुना 3 सेंटीमीटर, 1.5 3 सेंटीमीटर यानी इसका 2 गुना है। तो भुजा तो बराबर है लेकिन पूर्ण बराबर नहीं है। जबकि क्वेश्चन पहले ही हम समझाए थे, एग्जाम्पल दिए थे सर्वांगसम और समरूप में अंतर, तो हमने क्या बता रखा था वहाँ पे ये बात बता रखा था कि एंगल बराबर होते हैं। एंगल क्या होते हैं, तो एंगल बराबर होते हैं, लेकिन जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, समान अनुपात में होती है। जैसे पी क्यू हो गया तो पी क्यू बटा डी ई हो जाएगा,
समान अनुपात में होती है। तो यहाँ हमको भुजा का अनुपात दिखा दिया वो ठीक है, लेकिन एंगल यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, हम लिखेंगे कि ये समरूप आकृतियाँ नहीं है। लिखेंगे ये समरूप आकृतियाँ नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब इसको क्या करना है, आप लोग को रिवीजन करना है। बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, आगे हम लोगों को क्या करना है कि इसी चैप्टर में हम लोग 6.2 जब देखेंगे तो उस 6.2 देखने से पहले हम लोगों को उसमें जो परिमेय है 6.1 जिसको थेल्स परिमेय कहते हैं, और परिमेय 6.2 है उसको थेल्स परिमेय का विलोम कहते हैं। तो वो दोनों देखना जरूरी है, तब हम लोग 6.2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले हम आप लोगों से ये बोलेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।